हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का NCERT SST, जिसमें पहला पार्ट में करा रही हूँ हिस्ट्री का, जिसमें पहला चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इसका मतलब है कि क्या, कब, कहाँ और कैसे हुआ था, है ना। ये जस्ट एक जनरल इंट्रो दिया गया है, बट हमें सारी चीज़ें इसमें जानने को मिलेंगी, जिसकी वजह से हम जो हिस्ट्री को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले आपको जान लेना ज़रूरी है कि जो बुक का टाइटल गिवन है आवर पास्ट, तो आप फ्रंट पेज पे देखेंगे आवर पास्ट, तो ना उसको देख के आपको लगेगा कि ये प्लूरल फॉर्म में क्यों गिवन है। हाँ, जो आवर पास्ट है ना वो प्लूरल फॉर्म में है। इसका मतलब है कि जो हमारा पास्ट है वो किसी, जैसे हमारा पास्ट है वो जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे रिसेंट के, उनके पास्ट से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। उसी तरीके से जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री में भी जो किंग एंड क्वींस थे उनका पास्ट और जो फार्मर एंड हर्डर है उनका पास्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो हमें क्या करना है, हमें इतिहास पढ़ना है। हिस्ट्री को हिंदी में इतिहास बोलते हैं। तो हमें किसी एक के पास्ट को पढ़ के नहीं बनना है कुछ, हमें सबके पास्ट को जानना है, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हम बिना पास्ट को जाने हुए नहीं बढ़ सकते। इसीलिए इस बुक का टाइटल गिवन है आवर पास्ट। अब जो हम जानना चाह रहे हैं कि एक राजा है, एक रानी है, उनका पास्ट एक फार्मर एंड हर्डर से कैसे डिफरेंट है। वो ऐसे कि जो राजा एंड रानी है वो अपने अचीवमेंट के बारे में, अपने लाइफस्टाइल के बारे में, अपने जो जो भी उनके अंडर में काम करते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। चाहे वो कल्चरली ले लो या फिर जियोग्राफिकली ले लो या फिर बिहेवियर से रिलेटेड ले लो, है ना। जो एक फार्मर एंड हर्डर्स हैं, जो मर्चेंट हैं एंड जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उन सभी का पास्ट जो किंग एंड क्वींस हैं उनसे डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल में ले लो कि जो एक राजा एंड रानी है, अगर उन्होंने कुछ किया है तो उन्होंने उसको बाकायदा अचीवमेंट के तौर पे उसको लिख के रखा है ना, इंस्क्रिप्शन बना रखे हैं। अभी मैं आगे डिस्कस करूंगी कुछ टॉपिक जो इस चैप्टर में दिए गए हैं, सो दैट आपको जो चैप्टर है उसको रीड करने में आसानी हो। तो जैसे राजा ने कुछ अचीव किया तो उसको बाकायदे अच्छे से लिखेगा उसको डायरी में। लेकिन अगर वही फार्मर है ना, उसको तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं है, क्योंकि वो एक तो पुअर है ना, और उसको शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमें सभी के पास्ट के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। और आप देखेंगे कि जितना पास्ट के बारे में जानने को आपको किंग एंड क्वींस का मिलेगा, उतना आपको मर्चेंट के बारे में, प्रीस्ट के बारे में और जो हर्डर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनके बारे में नहीं मिलेगा। तो ये था टाइटल के बारे में। आगे हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में एक चीज़ और मैं बताती हूँ, इस बुक में आपको एक चीज़ गिवन होगी, जैसे अंडमान निकोबार के बारे में और एक जो सिटी एरिया में रहते हैं उसमें कैसे डिफरेंट है उन दोनों में। वो इस तरीके से बताया गया है कि जो अंडमान निकोबार में रह रहे हैं वो क्या करते हैं, एक तो एग्रीकल्चर करते हैं, मीट खाते हैं, और जो वो खाते हैं वो पहले खुद से ग्रो करते हैं, ठीक है, मछलियाँ पकड़ते हैं, है ना, हंटिंग करते हैं एंड खुद से उसको सारी चीज़ें खुद से प्रोड्यूस करके ही खाते हैं। अब ये तो हुई अंडमान निकोबार के बारे में। लेकिन अगर आप जाओगे एक सिटी एरिया में, उसमें बताया गया कि जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। हालांकि वो अर्न करते हैं मनी को, लेकिन वो खुद से प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे कि हम अभी सिटी में रह रहे हैं, हमने पैसे कमाने हैं, लेकिन हमने कमा तो लिया, मनी से तो आपका पेट भरेगा नहीं, आप किसी चीज़ को परचेज करोगे, राइट। तो इसी तरीके से बुक में आपको देखेगा पढ़ने को कि अंडमान में रहने वाले लोग और जो सिटी एरिया में रहने वाले लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो कैसे डिफरेंट है जियोग्राफिकली, एंड जो उनके अर्निंग से रिलेटेड है ना वो कैसे डिफरेंट है। तो जब जियोग्राफिकली डिफरेंट है तो ज़रूर उनमें ट्रेडिशन, कल्चर, उन सभी चीज़ों में डिफरेंट आएगा। तो ये तो बात हो गई, आपको मैंने एक तरीके से बता दिया कि डिफरेंट कैसे होता है पास्ट। अब आगे हम कुछ टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला है मैन्यूस्क्रिप्ट्स। जैसे कि नाम है कि हाथों से लिखा हुआ, है ना। तो उस टाइम पे लोग जो है किस पे लिखते थे, ताड़पत्री, जिसको इंग्लिश में बोले तो ब्रिक, है ना। जो पेड़ होते हैं उनकी लीव्स पे लिखा करते थे अपने अचीवमेंट के बारे में, अपने सक्सेस के बारे में, अपने वॉर के बारे में, कि कहाँ उन्होंने किस एरिया को अक्वायर कर लिया है, क्या कितनी बड़ी अचीवमेंट कर ली है।
लेकिन इस पे लिखने का क्या है, हमें सारे इतिहास के बारे में तो नहीं पता चल पाएगा। क्यों? इसीलिए क्योंकि उन्होंने जिस पे लिखा था कुछ तो इंसेक्ट ने खा लिया है ना, क्योंकि वो लीव्स पे लिखे गए हैं, है ना। आप पढ़ोगे उसमें तो वो लीव्स पे लिखे गए, तो कुछ तो इंसेक्ट ने खा लिया, बट कुछ जो बहुत ही हार्ड सरफेस पे लिखे गए हैं वो बचे हैं। तो उसी से हमें कुछ कुछ जानकारियां मिलती हैं जो हमें किंग एंड क्वींस के बारे में बताता है। तो ये तो होगी मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथों से लिखी गई है। दूसरा आपको टॉपिक मिलेगा एक इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब है कि किसी स्टोन पे लिखा जाना, पत्थर पे लिखना। तो जो राजा रानी होते थे वो अपने अचीवमेंट्स को कभी कभी पत्थर पे लिख देते थे, कभी कभी स्टोन्स पे लिख देते। जैसे आपके स्कूल में नोटिस बोर्ड लग जाता है, नोटिस बोर्ड पे कि कल ये कुछ होने वाला है या फिर कल कोई आने वाला है, ये सारी चीज़ जो इन्फॉर्मेशन होती है वो नोटिस बोर्ड पे लिखती है। सेम विद दैट कि जो इंस्क्रिप्शन होता था उसी तरीके से यूज होता था, राजा रानी उसका यूज करते थे इंस्क्रिप्शन पे कुछ लिखने के। आप अगर इंडिया गेट गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पे भी जो हमारे सोल्जर हैं जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान गंवाई, उनके नाम लिखे गए हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है इंस्क्रिप्शन का। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट को हिंदी में पुरातत्वविद कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जो पास्ट में जो चीज़ें मिली हैं उसको उन्होंने स्टडी किया है, उसके बारे में जानकारियाँ जुटाई हैं, है ना। तो उसको स्टडी करने वाले लोगों को हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये तो मैंने 3 टॉपिक बताए इंपॉर्टेंट कि मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हाथों से लिखा गया है वो भी ब्रिक पे, लीव्स पे लिखा गया है ना। दूसरा इंस्क्रिप्शन जो स्टोन पे लिखा गया है, ठीक है। और तीसरा मैंने बताया आपको आर्कियोलॉजिस्ट जो पास्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं, जो भी उनको रिसोर्सेज मिले होते हैं। अब आपको जानना चाहिए कि ये जो तीनों टॉपिक मैंने बताए इन सभी को जहाँ से लिया गया है उसको हम एक सोर्स के फॉर्म में टाइटल देते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये सब चीज़ें हमें मिली कहाँ से, तो हम उसको स्रोत, हिंदी में स्रोत बोलते हैं। तो उसको हम जानेंगे कि वो सोर्स के उससे मिला है। तो ये तो हो गई, मैंने आपको मेन टॉपिक बता दिए। अब आपको चैप्टर को रीड करने में बहुत ही आसानी होगी, तो वो हम चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। सो इसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और उसमें देखेंगे जिसमें लिखा है रशीदास क्वेश्चन। रशीदा का सवाल है। रशीदा बेसिकली एक गर्ल है जो न्यूज़पेपर को रीड कर रही होती है। अचानक से उसको रियलाइज होता है कि जो स्मॉल हेडलाइन में लिखा गया है 100 years ago, मतलब कि उसको अचानक से लगता है कि हम कैसे जान सकते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ था। तो जैसे हमें क्यूरोसिटी होती है ना कोई चीज़ जानने की, उसी तरीके से जो रशीदा है उसको भी वही चीज़ें लगी कि 100 years ago, how she wondered, could anyone know what happened so many years ago। तो उसको भी आश्चर्य होता है कि कैसे कोई जान सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था, है ना। तो इससे हमारे हिस्ट्री की शुरुआत होती है। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। देखो इन्होंने लिखा है यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब है कि कल क्या हुआ था। कल के बारे में तो हम जान सकते हैं कि यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड न्यूज़पेपर। उसी तरीके से लास्ट ईयर क्या हुआ था, समबडी हु रिमेंबर्स। एंड बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, है ना। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। तो सिंपल सा यस्टरडे, लास्ट ईयर, बट 100 years का जो उन्होंने लिखा है। अगर देखो कल की बात है तो कल की बात तो सबको याद है। अगर नहीं भी याद है तो आप क्या कर सकते हो, रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो। उसके अलावा लास्ट ईयर क्या हुआ था, लेट्स से आपने कहीं गए थे आप लास्ट ईयर, उसके बारे में नहीं पता, बट आप किसी से हेल्प ले सकते हो, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, अपने रिलेटिव से पूछ सकते हो जिसके साथ आप गए थे, है ना। ये तो हुई लास्ट ईयर और लास्ट डे की बात। लेकिन अगर 100 साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में जानना हो तो क्या करेंगे फिर। उसके बारे में जानने के लिए हम देखो यहाँ पे लिखा है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, व्हाट पीपल ईट, the kinds of cloth they wore, the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, musicians, and scientists. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the play they saw, the songs they sang. Simple,
कि हम क्या क्या जान सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि जो पास्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट है, उसी तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, इंक्लूडिंग कि लोग क्या खाते थे, लोग कैसे कपड़े पहनते थे, लोग क्या मतलब कि कहाँ रहते थे। एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट लाइव्स ऑफ हंटर्स, है ना, जो हंटर्स से जो हंटिंग करते थे उनकी लाइफ्स कैसी होती थी, जो फार्मर्स होते थे उनकी लाइफ्स कैसी होती थी, रूलर्स की लाइफ कैसी होती थी। उसी तरीके से मर्चेंट्स, प्रीस्ट मतलब जो साधु होते हैं, क्राफ्ट पर्सन, उनकी लाइफ्स कैसी होती थी, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, साइंटिस्ट, जैसा कि आप प्रेजेंट में देखेंगे उनकी लाइफ्स और हमारी लाइफ्स कैसे डिफरेंट है। उसी तरीके से हम पास्ट के बारे में भी अगर हम पढ़ें तो ये सब चीज़ें जो गिवन हैं कैसे होती थी उनकी लाइफ स्टाइल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और हम वो भी पता कर सकते हैं जो चिल्ड्रन क्या खेलते थे। जैसे आज के टाइम पे हम वीडियो गेम देख सकते हैं, मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं ना, लेकिन हिस्ट्री में जानने के लिए कि उस टाइम के बच्चे क्या करते थे। जैसे हम गाने सुनते हैं, अभी टीवी देखते हैं, तो उस टाइम के बच्चे कैसी स्टोरियाँ सुनते थे और फिर क्या वो कौन सा खेल खेलते थे, कैसे गाने सुनते थे, हम वो सारी चीज़ें जान सकते हैं बस हिस्ट्री को पढ़ के। अब देखो, वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। आपको फाइंड आउट करना है रिवर नर्मदा मैप फर्स्ट पे, जिसमें लिखा है पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर्स फॉर सेवरल 100,000 ईयर। मतलब कि जो लोग थे वो थाउजेंड्स ईयर्स तक नर्मदा रिवर के किनारे रहे थे, है ना। कि इसमें दिया है सम ऑफ द अर्लिएस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर स्किल्ड गैदरर्स। अब जो वहाँ पे रहते थे थाउजेंड्स ईयर तक, जो लोग रहे हैं रिवर के किनारे, वो कौन होते थे, स्किल्ड गैदरर्स। तो आपको क्या करना है, अंडरलाइन करते हुए चलना है ना। स्किल्ड गैदरर्स हुआ करते थे, दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, अपने खाने को वो इकट्ठा करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग forest and collected roots, fruits, other forest produce for their food. They also hunted animals. सिंपल सा इसका मीनिंग है कि नर्मदा रिवर के किनारे जो लोग रहते थे, रिवर के किनारे रहने का मतलब है कि उनको पानी आसानी से मिल जाएगा। और वो जो लोग रहते थे वो स्किल्ड गैदरर होते थे, मतलब कि उनको वो सारी चीज़ें पता थी कि पेड़ों से क्या चीज़ें हमें खाने वाली मिलेंगी और हम हंटिंग कैसे कर सकते हैं, और जो प्लांट से जो चीज़ें मिलेंगी हम उसका और चीज़ कैसे बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें उनको पता थी। इसीलिए उनको नाम दिया गया है स्किल्ड गैदरर्स, राइट। अब वो फ्रूट्स खाते थे, रूट्स को कलेक्ट करते थे, तो ये सारी चीज़ें उनको करना आता था। अब क्या है यहाँ पे, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। आपको जो ये मैप गिवन है इसमें दिख नहीं रहा होगा, नीचे आप आएंगे, इंडियन ओशन का जो मैप गिवन है मैप 1, उसमें लिखा है नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में बेसिकली आप पाकिस्तान वाले एरिया के साइड देखेंगे, आपको 2 हिल्स का नाम दिया है, सुलेमान एंड किरथर। अब यहाँ पे बताया गया कि कुछ वुमेन, some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. इसका मतलब है कि सुलेमान किरथर जो है हिल्स, वो प्लेस है जहाँ पे कुछ आदमी ने और कुछ औरतों ने मिलके जो है वीट एंड बार्ले को ग्रो करना सीखा। तो आपसे अगर पूछा जाए कौन सी प्लेस है, कितने थाउजेंड्स ईयर अगो, तो 8,000 ईयर अगो, एंड कौन से क्रॉप्स ग्रो किए थे, वो वीट एंड बार्ले थे, राइट। अब क्या है, पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेज। उसके बाद हमने देखा क्रॉप्स के बारे में, वीट बार्ले को ग्रो किया गया था, लेकिन एनिमल कौन कौन से थे, तो वो थे लाइक शीप, गोट एंड कैटल। ये 3 एनिमल्स को उन्होंने बेसिकली पालना शुरू किया था। अब क्या है, इन्होंने बोला है लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में आपको विंध्यास एंड नॉर्थ ईस्ट में आपको गारो को फाइंड आउट करना है। उसमें देखेंगे आप पाएंगे कि वो कुछ एरिया है जहाँ पे एग्रीकल्चर को डेवलप किया गया था। अब पूछा जाए एग्रीकल्चर को डेवलप कहाँ पे किया गया था, तो आपको सिंपली गारो हिल्स एंड विंध्या को बता देना है।
अब क्या है, द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्या। अब उसमें से आपको वो प्लेस बताने हैं कि राइस का ग्रो फर्स्ट कहाँ शुरू किया गया था। वो था सेंट्रल इंडिया में जो है विंध्या, है ना, नॉर्थ ऑफ द विंध्या। तो हमने देखा वीट एंड बार्ले, सुलेमान किर्थर, और जो राइस है वो कहाँ पे है, विंध्या में, नॉर्थ ऑफ विंध्या। तो ये तो हमने जान लिया कि क्रॉप्स एंड एनिमल्स के बारे में। अब क्या है, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। इंडस के बारे में एंड ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानना है। ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या होता है कि एक नदी से कई सारी जो सब रिवर्स निकलती हैं उसको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर फ्लो इनटू द लार्जर रिवर। तो मैंने आपको बताया कि जो लार्जर रिवर एक जा रही है उसमें से छोटी छोटी जो रिवर निकलती है ना उसको हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। सेम है जैसे कि एक ट्री है और ट्री को आप रिवर कंसीडर करें एंड जो उसके ब्रांचेस हैं आप उसको ट्रिब्यूटरीज बोल सकते हैं, राइट। अबाउट 4700 ईयर्स अगो की बात है। सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। कुछ सिटीज वहाँ पे डेवलप हुई अबाउट 4700 ईयर्स अगो, जिसके बाद आप जानेंगे लेटर अबाउट 25 ईयर्स अगो, है ना, कुछ सिटीज डेवलप हुई थी 4700 ईयर अगो जिसके बारे में हमें नॉलेज है। फिर उसके बाद हम जान लेते हैं अबाउट 25 ईयर्स अगो सिटीज डेवलप ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी अलोंग द सी कोस्ट। फिर 25 ईयर्स अगो की हमें फिर से जानकारी मिलती है कि कुछ सिटीज जो हैं वो डेवलप हुई थी गंगा जी के किनारे एंड उनके सी कोस्टल एरियाज पे, ठीक है। ये तो हुई हमें ट्रिब्यूटरीज एंड जो इंडस रिवर है उसके बारे में, गंगा जी के बारे में, कब कहाँ पे सिटीज डेवलप हुई थी। अब इन्होंने बताया है लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सन। जो गंगा जी हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज को बोला जा रहा है सोन। सन को मैंने बोल दिया, उनकी जो ट्रिब्यूटरी उसको सोन बोलते हैं, ठीक है। इन एंशियंट टाइम द एरिया अलोंग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगधा। एंशियंट टाइम पे जो रिवर्स होती थी अलोंग द साउथ ऑफ गंगा उसको हम मगधा बोलते थे। जो गंगा जी का जो साउथ एरिया है उसको एंशियंट टाइम पे मगधा बोला जाता था, जो कि अभी रिसेंट में बिहार स्टेट में आता है वो। इट्स रूलर वो वर वेरी पावरफुल। उसके जो वहाँ के जो रूलर्स होते थे वो बहुत ही पावरफुल होते थे। इसका मतलब है कि वो इसलिए क्योंकि पानी इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट। अगर जहाँ पे वाटर है ना उसको ही रिच बोला जाएगा क्योंकि वाटर से ही आप सारी चीज़ें कर रहे हो। क्योंकि जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो पहले वाटर से ही होता था एंड वाटर है तो एग्रीकल्चर जो है मेन है, एग्रीकल्चर उसी की वजह से हो सकता है एंड आपकी लाइफ स्टाइल भी वाटर से ही हो सकती है। तो ये माना जाता है कि उसके रूलर्स बहुत ही पावरफुल होते थे एंड सेटअप अ लार्ज किंगडम्स। बहुत ही बड़ा किंगडम्स उन्होंने सेटअप किया था। किंगडम्स वर सेटअप इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, है ना। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ बिहार में ही सेटअप किया था, उसके अलावा भी इंडिया के अंदर कई सारे पार्ट्स में उन्होंने उसको सेटअप किया था अपने किंगडम्स को। अब आगे आप पढ़ेंगे थ्रू आउट मतलब इसके आगे आप पढ़ेंगे तो जानेंगे पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। जो लोग थे वो ट्रेवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह। अब ऐसा क्यों, क्योंकि द हिल्स, आगे हम जानेंगे, आगे पढ़ो, द हिल्स and the high mountains including the Himalayas, deserts, rivers and sea made journey dangerous at a times but never impossible। अब अगर आप जानेंगे कि आज के टाइम पे अगर हम ट्रैवल करते हैं तो हमें एक तो टूरिस्ट बेसिकली हमें ट्रैवल करना है, एंजॉय करना है। तो उस टाइम पे भी लोगों को ट्रैवल करना था, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना था, वहाँ के बारे में जानना था, कल्चरल डिफरेंट कैसे होते हैं वो सारी चीज़ें उनको स्टडी करनी थी। बट जैसे कि आज के टाइम पे थोड़ी सी हमें मुश्किलें होती हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती हैं, तो उस टाइम पे भी तो उनके साथ वही चीज़ें होती थी। तो वही यहाँ पे बताया गया है, थ्रू आउट द पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर, द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालयाज, डेजर्ट, है ना। तो ये सब एरिया में अगर वो ट्रेवल कर रहे थे तो ऐसा पॉसिबल तो था नहीं, है ना। तो क्या है, मतलब डेंजरस होता था लेकिन उन्होंने बोला है बट नेवर इम्पॉसिबल। कभी उनको ऐसा लगा नहीं कि हम ये नहीं कर सकते। जैसे हमें कुछ करना हो तो हमें लगता है कि बहुत ही हार्ड है, नहीं होगा, लेकिन हम ये नहीं बोलते कि नहीं होगा ही नहीं, हम बोलते हैं कि नेवर इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब हम कर सकते हैं। वैसे ही
अब यहाँ पे क्या है, सो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं सो दैट वहाँ पे अपना जीवन यापन कर पाए, सरवाइव कर पाए। जैसे कि हमारे पेरेंट्स गांव से शहर इसलिए आए सो दैट कि वो कुछ काम करके कुछ अर्न कर सकें एंड अपने जीवन को सरवाइव कर सकें, है ना, अपनी लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकें। उसी तरीके से उस टाइम पे भी होता था, कुछ लोग मूव करते थे कि अपनी लाइवलीहुड को अपनी लाइवलीहुड मतलब कि अपने जीवन को वो कर सर्वाइव करने के लिए, एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, है ना। लेकिन कुछ लोग इसलिए भी ट्रैवल करते थे कि लेट से जिस एरिया में वो रह रहे हैं वहाँ पे ड्रॉट्स आ गए, वहाँ पे फ्लड्स आ गया, मतलब कि या तो सूखा ही पड़ गया तो आप पानी के बिना सर्वाइव नहीं करोगे। लेकिन कुछ नेचुरल क्लैमिटी जैसे कि बाढ़ ही आ गई तो इतना पानी हो गया कि आप डूब गए तो भी नहीं सर्वाइव कर सके, तो इसलिए वो फिर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। उसके बाद है यहाँ पे कि समटाइम्स मेन मार्च इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर लैंड्स बिसाइड, मतलब कि कुछ लोग इसलिए भी जाते थे, ग्रुप में जाते थे, मतलब कि यहाँ पे लिखा है कि समटाइम्स मेन मार्च्ड इन आर्मीज, मतलब कि ग्रुप में जाते थे किसी दूसरे के एरिया को अक्वायर करने। तो जैसा कि अभी भी होता है कि जो आतंकवादी को ले लो, वो उनका मेन एम है कि उस एरिया को अक्वायर करना है, वहाँ के लोगों को मारना है। तो उस टाइम पे भी जो किंग एंड क्वींस होते थे तो वो भी अपने सोल्जर्स को, आर्मीज को भेजते थे कि उस एरिया में अटैक करो एंड फिर वहाँ के एरिया को अक्वायर कर लो। तो कुछ ये मोटिव भी होता था। और उसके बाद लिखा गया है कि मर्चेंट्स ट्रेवल विथ कारवांस और शिप्स। तो वो जाने का रास्ता क्या है, वाटर के थ्रू जाएंगे, कारवांस या फिर शिप का यूज करके जाएंगे। कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड रिलीजियस टीचर वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एडवाइस ऑन द वे। अब देखो यहाँ पे आर्मी की बात हुई तो वो अपने सामान को लेके जाएंगे, उसी तरीके से जो लाइवलीहुड के सर्च में जा रहा है वो भी अपने वैल्यूएबल गुड्स को लेके जाएगा। एंड किसी भी व्हीकल से जा रहा है, शिप से जा रहा है या फिर कारवां से जा रहा है, तो अपने सामान को तो लेके जाएगा। तो वो लिखा है यहाँ पे बेसिकली। इसके अलावा और कौन ट्रैवल करता था, रिलीजियस टीचर वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज। रिलीजियस टीचर मतलब कि जो प्रीस्ट होते हैं, जो साधु होते हैं। टीचर्स मतलब कि जिनको लोगों को अवेयर करना है किसी चीज के बारे में, तो वो भी ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाँ, टाउन टू टाउन एंड ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे, मतलब कि जैसे मैं पढ़ाने जाती हूँ तो फिर मैं चार्ज करती हूँ, तो उसी तरीके से उस टाइम पे भी जो प्रीस्ट होते थे तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लोगों को एडवाइस देते थे, इंस्ट्रक्शन देते थे। तो उसके बिहाफ पे उनको कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसका मेंशन तो नहीं है, बट उनका मोटिव होता था लोगों को अवेयर करना, इसलिए वो ट्रैवल करते थे। उसके बाद यहाँ पे फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांटिंग टू डिस्कवर ए न्यू एक्साइटिंग प्लेसेस। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि हम जो अभी ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, हमारा मेन मोटिव होता है कि हम एंजॉय कर रहे हैं, हम कुछ एडवेंचरस कर रहे हैं। तो उस टाइम पे भी ऐसा कुछ लोग होते थे जिनको सारी चीज़ें सारी उपलब्धियां मिल गई हैं, तो फिर वो थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना घूमने जाना, तो वही लिखा गया है। कुछ लोग जो है ट्रैवल करते थे स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांटिंग टू डिस्कवर अ न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। तो उसी तरीके से उस टाइम पे भी होता था, लोग इसीलिए ट्रैवल करते थे। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। अब जितनी भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ से बताई है, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सोन, और यहाँ तक कि ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल, उन सबका मेन एजेंडा अगर निकलेगा ना तो आप एक कंक्लूजन निकालोगे, तो इन सब चीज़ों से ये हमें मिलता है कि बेसिकली जो लोग जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तो शेयर कर रहे हैं अपने कल्चरल को, अपने ट्रेडिशन को शेयर कर रहे हैं। लेट्स से अगर आप एक जगह से दूसरी जगह गए तो वहाँ के आपने कुछ ट्रेडिशन सीखे, कुछ कल्चर सीखा, लोग क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, उन सब चीज़ों को सीखा। उसी तरीके से वहाँ से यहाँ कोई आया तो यहाँ का सीखा। तो बेसिकली आइडियाज़ का शेयर हुआ एक दूसरे में, और इससे हमें ये जानने को मिल रहा है कि लोग जो वहाँ पे गए हैं वहाँ का ट्रेडिशन कैसे हुआ था। बेसिकली शेयरिंग हो गई है ना। अगर कोई ट्रैवल ही नहीं करता तो हमें जानने को नहीं मिलता कि वहाँ पे कैसी होती होंगी, है ना। तो इसी तरीके से अब क्या है यहाँ पे, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज। तो बस इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि आज के टाइम पे लोग ट्रैवल क्यों करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो इन्होंने लास्ट में लिखा है ना कि बेसिकली आज के टाइम पे लोग ट्रैवल क्यों करते हैं, आप कंक्लूजन में यही लिख सकते हो कि कुछ को
अपने सर्च ऑफ लाइवलीहुड के बारे में, कुछ लोगों को एडवाइस इंस्ट्रक्शन देना होता है, जैसे साधु प्रीस्ट हो गए, टीचर्स हो गए। कुछ लोगों को अक्वायर करने का तो नहीं बोल सकते क्योंकि अभी इस टाइम पे तो नहीं होता है आर्मी में मार्च करके अक्वायर करना, लेकिन आप कुछ लोगों को कुछ बोल सकते हो कि टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन टू पीपल, बेसिकली कि आपको घूमने जाना है तो आप बोल सकते हो कि कुछ पीपल ट्रैवल करते हैं बाय द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, मतलब कि एंजॉय करने के लिए, तो इसलिए आज के टाइम पे लोग ट्रैवल करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है लुक एट द मैप वंस मोर, मतलब कि एक बार और मैप को देखो, हिल्स माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब इन्होंने बोला है कि नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट से वहां से देखना है हिल्स माउंटेन्स एंड सीज को। वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर, अब आप अगर सोचोगे हिल्स और माउंटेन्स को क्रॉस करना तो डिफिकल्ट है ही है, वही इन्होंने बोला है कि इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर, दोज हु वॉन्टेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सीज। मतलब जिनके अंदर स्पिरिट थी कि हाँ हम कर लेंगे, उन्होंने वो करके दिखाया। एंड पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट सेटल्ड हियर, जिनके अंदर स्पिरिट थी ना माउंटेन्स को क्रॉस करके, हिमालयस को क्रॉस करके इधर आने का, वो कर गए और वो यहाँ आके सेटल भी हो गए, है ना। कितना भी डिफिकल्ट हो लेकिन जिसको करना है वो कर लेगा, ठीक है। These movements of people enriched our cultural traditions, है ना। तो ये जो मूवमेंट है ना, ये हमारे कल्चर को एनरिच करता है, मतलब कि कुछ और नई चीज़ें ऐड ऑन हो गई, जो वहाँ पे वो लोग करते थे वो अब यहाँ आके करेंगे, तो थोड़ी सी चीज़ें मिक्सअप हो गई, हमें और जानने को चीज़ें मिली। तो इसका मतलब वही है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का मतलब है वहाँ के कल्चर को एनरिच करना। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, है ना। लोग अब जैसे वहाँ के लोग थे, उनका कोई डिजाइनिंग का तरीका अलग था, तो वो यहाँ आके करने लगे कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, मतलब कि वहाँ पे लोग फूड को कैसे कुक करते थे और वहाँ के लोग म्यूजिक कैसे कंपोज करते थे, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ आने के बाद यहाँ के लोगों को भी पता चल गई, है ना। तो ये बेसिक इन्होंने बताया है। उसके बाद हम बात करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक इन्होंने दिया है, नेम ऑफ द लैंड। बेसिकली जो हमारा इंडिया नाम है या फिर जो भारत नाम है, जिसके बारे में भी कंट्रोवर्सी हुई थी, उसका नाम कैसे पड़ा। देखो यहाँ पे लिखा है टू ऑफ वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हम दो शब्द यूज करते हैं, दो वर्ड यूज करते हैं, पहला इंडिया है दूसरा भारत। अब ये आया कहाँ से है? द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो इंडिया है वो आता है इंडस से, जिसको संस्कृत में इंडस बोलते हैं, संस्कृत में सिंधु बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। अब उसके बाद बोला है फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। एटलस में आपको ईरान एंड ग्रीस फाइंड आउट करना है। वो इसलिए क्योंकि जो ईरानियन एंड ग्रीक्स थे जो नॉर्थ वेस्ट से आए थे अबाउट 25 ईयर्स अगो, उन्होंने मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर थे किससे? इंडस से। इसलिए इन्होंने क्या बोला? हिंदोस और इंदोस। इंडस से फैमिलियर होने के रीज़न की वजह से इन्होंने हिंदोस या फिर इंडोस शब्द का यूज़ किया। एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। तो जब हिंदो एंड इंडोस यूज़ कर रहे थे, तो जो लैंड था ना ईस्ट, रिवर के ईस्ट में जो लोग रहते थे, उन्होंने इसकी वजह से इंडिया बोलना शुरू कर, ठीक है। तो ये तो हुआ, हमने इंडिया के बारे में जाना। अब भारत शब्द का यूज कहाँ से शुरू हो गया? द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट। ईस्ट वाले लोगों ने इंडिया शब्द बोलना शुरू कर दिया, बट जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उन लोगों ने, वो एक ग्रुप था लोगों का जिन्होंने जो है भारत शब्द का यूज करना शुरू कर दिया। एंड हु आर मेंशन इन ऋग्वेदा, मतलब कि इसको ऋग्वेदा में भी मेंशन किया गया है भारत वर्ड का यूज। द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन संस्कृत डेटेड अबाउट 35 ईयर्स अगो। 35 ईयर्स अगो जो अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है संस्कृत में, उसमें भी इसको मेंशन किया गया है। लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री। उसके बाद कंट्री के लिए इसको यूज किया जाने लगा। तो आई होप आपको ये इंडिया एंड भारत का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इंडिया को किसने बोला एंड भारत को। नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो, देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट।
बहुत सारे तरीके हैं जिसकी थ्रू आप जान सकते हो कि पास्ट में क्या हुआ था. वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो. जैसे आज के टाइम पे बहुत सारे लोग डायरी लिखते हैं, बहुत सारे लोग बुक लिखते हैं, बहुत सारे लोग स्टोरी लिखते हैं. अब आज से 100 ईयर्स बाद कि अगर मे भी कुछ नेचुरल क्लैमिटीज हो गई या फिर कुछ भी हो गया, तो 100 ईयर्स बाद लेट से वो बुक मिल गई, तो जो आने वाली जनरेशन है वो भी उसको रीड करेगी. तो उसी तरीके से हमें अगर जानना है तो हम बुक को रीड कर सकते हैं, ठीक है, जो 100 साल पहले लिखी गई होती. दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स बिकॉज द वे रिटन दे वर रिटन बाय हैंड. मैंने आपको शुरू में ही बताया मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैंड से लिखी गई हैं, तो आप उसको रीड कर सकते हो. दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैन्यू मीन्स हैंड, मतलब कि लैटिन में इसको मैन्यू बोला जाता है जिसका मतलब है हैंड. These were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of the tree known as birk. मतलब शुरू में बताया ना आपको कि पाम लीफ पे लिखा गया है जिसको हम पाम लीफ बोल रहे हैं, या फिर बिर्क पे लिखा गया, बार्क पे लिखा गया है, जो पेड़ की छाल होती है ना अपर सरफेस, उस पे लिखा गया है. विच ग्रोज इन हिमालयस, हिमालय में जो ग्रो करती है. ओवर द ईयर्स मेनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर इटन अवे बाय इंसेक्ट, सम वर डिस्ट्रॉयड बाय बट मेनी हैव सर्वाइव्ड. मतलब कि इतने साल हो गए तो जाहिर सी बात है कि जो इंसेक्ट है उनको खा जाएंगे एंड कुछ खराब हो जाएंगी, बट उनमें से जो सरवाइव कर गया उसको हमने उसको संजो कर रख दिया, तो सो दैट कि हम उसके बारे में पढ़ सकें. ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, है ना, जो बच गया उसको हमने प्रिजर्व करके मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल में रख दिया. दीज बुक्स डेल्ट विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स. उस सब बुक में सब सारी चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे रिलीजियस बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, लाइव्स ऑफ किंग, मेडिसिन्स एंड साइंस. मतलब कि रिलीजियस बिलीफ क्या होता था लोगों का, लोग कैसे प्रैक्टिसेस करते थे, लोग जो राजा होते थे उनकी लाइफ्स कैसी होती थी, बीमार होने पे वो मेडिसिन्स कैसे लेते थे, उस टाइम का साइंस क्या था, जैसे कि हमारा अब का साइंस है तो उस टाइम पे क्या था, वो सारी चीज़ें उस बुक में लिखी गई हैं. Besides, there were epics, poems, plays. Many of these were written in Sanskrit. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो संस्कृत में लिखी गई हैं. Others were in प्राकृत लैंग्वेज यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल. जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे जो प्राकृत लैंग्वेज का यूज करते थे उनमें भी वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं. एंड तमिल वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन. मतलब कि तमिल एंड प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई हैं जो ऑर्डिनरी पीपल यूज करते थे. उसके बाद हम जानेंगे इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन मीन्स कि स्टोन पे लिखा जाना. दीज वर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल. इंस्क्रिप्शन को मतलब कि है कि स्टोन या फिर मेटल पे लिखना, तो उसको हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, जो कि हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है. अब ये कब लिखा जाता है? समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम, है ना. जैसे कि नोटिस बोर्ड है, आपको उसको रीड करना है एंड उसको फॉलो करना है. उसी तरीके से कुछ राजा थे जो कोई नया नियम आया है, नया रूल आया है, तो उसको वो लिख देते थे सो दैट नॉर्मल जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उसको रीड करें एंड उसको फॉलो करें. उसके अलावा देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल. और भी तरीके के इंस्क्रिप्शन है वेयर द मेन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड. फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल. इसके अलावा भी इंस्क्रिप्शन का यूज़ वहाँ होता था अगर किसी किंग एंड क्वींस ने या फिर बहुत ही अमीर लोग हैं उन्होंने कुछ अचीव किया है तो वो इंस्क्रिप्शन में लिखवा के रखते थे. ठीक है, तो ये तो हुई इंस्क्रिप्शन की बात. अब इन्होंने बोला है कैन यू थिंक ऑफ एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज. हाँ, ऑब्वियसली आप एडवांटेज बेसिकली कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा, कितने भी ईयर्स आ जाए. जैसे कि अभी तक जो हमें मिला है इंस्क्रिप्शन उसको मतलब कि उस पर जो चीज़ें लिखी गई वो मिटी नहीं है. अब हार्ड क्या है, डिफ़िकल्टी क्या है कि उस पर लेबर बहुत लगेगी ना, उस पर एक तरीके से काट के मतलब कि वो करके लिखना है, तो वो डिफ़िकल्टीज है एक तरीके से. ठीक है, उसके बाद बात आती है देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन पास्ट. बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लिखा गया है एंड जिनका यूज़ किया गया है. Those who study these objects are called archaeologists, है ना. उस इंस्क्रिप्शन मैन्युस्क्रिप्ट्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मिली हैं, उसको हम मतलब कि कैसे बनाई गई हैं एंड क्या इसका यूज़ है, वो सब चीज़ें जो पढ़ता है, जो उसके बारे में जानकारी जुटाता है, उसको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं.
They study the remains of buildings made of stones and brick, painting and sculpture. आर्कियोलॉजिस्ट बेसिकली जो स्टडी करते हैं बिल्डिंग्स के बारे में, जो पेंटिंग्स हैं, जो स्कल्पचर हैं, उनके बारे में जो रीड करते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं. दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ. मतलब पहले तो वो एक्सप्लोर करेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद एक्सकेवेट करेंगे, वहाँ के नीचे गड्ढा करके उन सब चीज़ों को निकालेंगे. टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स. इसी चीज़ों से तो आपको ट्रेडिशनल कल्चर पता चलेगा ना कि लोग क्या यूज़ करते थे, कैसे बर्तन होते थे, कैसे ऑर्नामेंट्स होते थे. ऑर्नामेंट्स मीन ज्वेलरी, वो कैसे पहनते थे और कैसे क्या चीज़ों का वेपन्स होता था, वो सब चीज़ें. सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ द स्टोन, अदर्स ऑफ द बोन, बेक्ड क्ले और मेटल. जिसमें से कुछ चीज़ें जो हैं स्टोन से बनी होती थी, कुछ बोन से बनी होती थी, कुछ बेक्ड क्ले से बने होते थे. Objects that are made of hard imperishable substance usually survive for long time. मतलब जो हार्ड चीज़ों से बनी होगी तो वो सर्वाइव ही करेगी, ऑब्वियस सी बात है. बट जैसे कि जो बोन से बनी है वो नहीं सर्वाइव करेगी, बट जो हार्ड मेटल से बनी है वो सर्वाइव करेगी. उसके बाद आप नीचे के पेज पे आएंगे जहाँ पे आपको एक मटका सा देखने को मिलेगा, है ना, कि एक ओल्ड पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी. वहाँ पे लिखा है आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट वॉट पीपल एट इन द पास्ट. प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फॉर मोर रेयरली. इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन ब्रंट, दे सर्वाइव इन चैरेट फॉर्म. मतलब कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो बोन्स के बारे में भी देखते थे, है ना, एनिमल्स, फिश, बर्ड्स हो गई, टू फाइंड आउट कि वो लोग खाते क्या थे. प्लांट्स रिमेन जो है वो बहुत ही रेयर सर्वाइव करेगा क्योंकि प्लांट जो है वो डीकम्पोज हो जाते थे, प्लांट्स की जो भी चीज़ें होंगी. इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस वुड हैव बीन बर्न्ड, दे सर्वाइव इन चैरेट फॉर्म. अगर सीड किसी का भी जो है बर्न किया गया है तो वो राख के फॉर्म में मिलेगा, है ना. अब क्या है, डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट. क्या आपको लगता है कि क्लॉथ आपको मिले होंगे? तो आंसर इज नो, क्योंकि क्लॉथ भी एक डीकम्पोज होने वाले हैं. कॉटन के क्लॉथ यूज होते होंगे तो बहुत ही रेयर है, क्योंकि क्लॉथ जो है वो भी प्लांट बेस्ड ही है, प्लांट से ही बनता है, तो वो भी बहुत ही मुश्किल है क्लॉथ को मिलना. हिस्टोरियंस कौन होता था? दैट इज स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट, ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी. हिस्टोरियंस उसको बोलते हैं जो पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, है ना. इसके लिए वो कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सोर्स. ठीक है, सोर्स टू फाइंड द इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए सोर्स वर्ड का यूज किया जाता है, जो उनको मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन से मिलता है एंड आर्कियोलॉजिस्ट की हेल्प से मिलता है. वंस सोर्स इज फाउंड, कोई सोर्स अगर उनको मिल जाता है तो करते क्या है, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकेम एन एडवेंचर. जैसे कि आपको कोई चीज़ मिल जाती है तो अब आपको मुझे उसके बारे में जानना है कि ये बना कैसे होगा, तो वैसे ही उनके अंदर भी क्यूरोसिटी होती थी. वंस सोर्स इज फाउंड, कुछ भी लेट से इंस्क्रिप्शन मिल गया, सोर्स वो इंस्क्रिप्शन, मैन्युस्क्रिप्ट एंड आर्कियोलॉजी को बोल रहे हैं, तो उसमें से उनको इंस्क्रिप्शन मिल गया, तो अब उसके बारे में उनको जानना है ना. लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकेम एन एडवेंचर, तो उनको उस चीज में ही एडवेंचरस लग रहा है वो चीज. एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, मतलब उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना है कि कैसे क्या चीजें फॉर्म हुई होंगी. ठीक है, सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव, है ना. डिटेक्टिव मतलब कि जैसे कि आज के टाइम पे कोई चीज़ होती है ना, उसको बोलते हैं कि CID. डिटेक्टिव मतलब कि डिटेक्ट करना कि कैसे कोई चीज़ फ्रेम हुई होंगी. हु यूज ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्लू टू फाइंड आउट अबाउट पास्ट, मतलब कि डिटेक्टिव के फॉर्म में होके वो सारी चीज़ों को एक स्टेप बाय स्टेप यूज करके देखना कि उसको लिंक करना कि अच्छा ऐसे हुई थी तो फिर ये बना होगा तो फिर ये चीज़ें हुई होंगी, उसके बारे में सोचना एंड समझना, फिर जाके कोई चीज़ बताना कि हाँ ये एग्जैक्ट यही है जिसकी वजह से ये फ्रेम हुई है. ठीक है, तो लाइक डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं वो हिस्टोरियंस एंड जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं. अब बात आती है वन पास्ट और मेनी, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है, मैं फिर से एक बार रीड कर देती हूँ. डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, आवर पास्ट. वी हैव यूज द पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल. जैसे कि बताया कि पास्ट जो है डिफरेंट लोगों का डिफरेंट होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज किंग्स एंड क्वींस,
है ना, फार्मर्स का क्वींस के साथ, क्वींस का फार्मर हर्डर के साथ पास्ट डिफरेंट होगा. द लाइव्स ऑफ मर्चेंट वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड सो ऑन. इसी तरीके से मर्चेंट्स का क्राफ्ट पर्सन के साथ डिफरेंट होगा. Also, as it true, even today, people follow different practices and customs in different parts. आप आज के टाइम पे भी देख सकते हैं, लोग जो है डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, हर कल्चर का, हर रिलीजियसली डिफरेंट होते हैं. तो उस टाइम पे भी ऐसी ही चीज़ें रही होंगी, है ना. फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान, जो कि मैंने एग्जाम्पल दिया, अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस. By contrast, most people living in the cities depend on the other for supplies of the food. Differences such as this existed in the past as well. तो एक शहर में रहने वाला एक गांव में रहने वाले से कैसे डिफरेंट है. गांव वाला जो मैन है वो खुद से प्रोड्यूस करेगा, खुद से अपनी खाने के लिए चीज़ों को बनाएगा. बट जो शहर में रहने वाला है वो डिपेंड होगा गांव वाले पे, क्योंकि अगर गांव वाले जो है वो राइस, बार्ले, व्हीट को ग्रो ना करें तो हम जो है भूखे मरेंगे. ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से उस टाइम पे भी रही होंगी चीज़ें डिफरेंट. बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंसेस. इसके अलावा भी और कई तरीके के डिफरेंस हैं. We know a great deal about the kings and battles they fought because they kept record of their victories. है ना, हमें आज किसी राजा के बारे में क्यों पता है, क्योंकि उन्होंने उसकी जो है एक तरीके से रिकॉर्ड रखा उस चीज़ का, तभी तो पता है. लेकिन फार्मर का तो नहीं पता कि उसने कौन सी क्रॉप को कितने ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस किया था, राइट. तो इस तरीके से जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, फिशिंग folk, gatherers, farmers और herders did not keep record of the what they did. है ना, इसी तरीके से उनने क्योंकि रिकॉर्ड नहीं रखा इसलिए हमें नहीं पता है. तो आज के टाइम पे भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कंट्री के लिए जो काम कर रहे हैं, उसका ऑफिशियली रिकॉर्ड रखा जा रहा है. तो आगे आने वाली जनरेशन को उसके बारे में पता होगा. लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे बारे में उनको नहीं पता होगा. तो हम पास्ट का भी ऐसे ही कंपेयर कर सकते हैं. While archaeology help us to find out about their lives, there is much that remains unknown. तो ऐसा बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता है, क्योंकि हमें वही चीज़ें पता है जिसके हमें सोर्स मिले हैं, है ना. और सोर्स किसके बारे में मिले, किंग्स एंड क्वींस के बारे में, राइट. उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट डू डेट्स मीन्स. डेट का मतलब क्या है. इफ somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year, like 2000 something. ठीक है, these years are counted from the dates generally assigned to the birth of Jesus Christ, जो फाउंडर है क्रिश्चियनिटी की. इसको हम काउंट करते हैं जीसस क्राइस्ट से, बर्थ से. एग्जाम्पल 2000 है तो मतलब 2000 साल बाद किसके जन्म के, जो जीसस क्राइस्ट है उनके जन्म के 2000 साल बाद की बात कर रहे हैं. ठीक है, all the dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC. अब उनसे उनके बर्थ से पहले को हम बोलते हैं BC, stands for before Christ. ठीक है, we will refer to the dates going back from the present. हम इस डेट को कैसे पढ़ेंगे, प्रेजेंट से पहले की बात करके. ठीक है, यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट. हम 2000 को स्टार्टिंग पॉइंट से कंसीडर करेंगे. ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, लेटर्स विद डेट्स. जो लेटर है ना डेट्स के साथ, उसका क्या कनेक्शन है. BC, तो BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट. यू विल समटाइम्स फाइंड AD, जिसका मतलब है एनो डोमिनी. एनो डोमिनी स्टैंड्स फॉर, मतलब एनो डोमिनी का मतलब है कि उसी साल की बात हो रही है जिस साल जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, राइट. तो दिस स्टैंड्स फॉर 2 लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनी मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बर्थ. सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन AD 2012. ठीक है, तो AD मीन्स कि एनो डोमिनी मीन्स उसी साल जिस साल उनका जन्म हुआ था. समटाइम्स CE इज यूज्ड जिस इंस्टेड ऑफ AD की जगह हम CE यूज करते हैं, जिसका मतलब है कॉमन एरा. और BCE यूज करते हैं BC की जगह, मतलब बिफोर कॉमन एरा. तो मतलब बात वही हो गई, कॉमन एरा एंड बिफोर कॉमन एरा. The letter CE stand for common era, BCE before common era. We use these terms because the Christian era is now used in most of the countries. हम इसको इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बहुत सारी कंट्री जो है इसी क्रिश्चियन एरा को फॉलो करते हैं. इंडिया में ये बिगन हुआ था ये फॉर्म यूज करने का
डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स अगो, 200 साल पहले हमने उसको यूज़ करना शुरू किया था. एंड समटाइम्स द लेटर BP मीन्स बिफोर प्रेजेंट आर यूज, मतलब BP का मतलब बिफोर प्रेजेंट, आज से पहले की बात करने के लिए हम BP का यूज़ करते हैं. नाउ इसमें क्वेश्चन है, फाइंड द टू डेट मेंशन ऑन पेज नंबर 3, विच सेट ऑफ लेटर्स वुड यू यूज फॉर देम. तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली, मैंने आपको बता दिया है, राइट. अब यहाँ पे बात आती है कि जो पिक्चर्स लेटर के साथ यहाँ पे गिवन है, इसमें देखेंगे उसका मीनिंग क्या है. Elsewhere we have seen the inscription are inscribed on hard surfaces. हमने इसके अलावा देखे हैं जो इंस्क्रिप्शन है उनको इंस्क्राइब किया गया है हार्ड सर्फेसेस पे. Many of these inscribed several hundred years ago, कुछ को 100 years ago की इंस्क्राइब किया गया था. All inscription contain both scripts and languages. एंड सारे इंस्क्रिप्शन में स्क्रिप्ट है एंड लैंग्वेजेस हैं. लैंग्वेजेस जो यूज किए गए हैं एज वेल एज स्क्रिप्ट्स. Languages which were used as well as scripts have changed over time, मतलब समय के साथ सब चीज़ें बदलती हैं, तो वो भी चीज़ें बदली हैं स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस. तो सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब. तो जब टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज हुई है तो जो स्कॉलर्स हैं जो स्टडी करते हैं उन्होंने उसको समझा कैसे, है ना, बेसिकली ये क्वेश्चन है. दिस कैन बी डन थ्रू अ प्रोसेस नोन एज डेसिफरमेंट. इस प्रोसेस को डेसिफरमेंट बोलते हैं. इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि जो टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज हुई हैं, लैंग्वेजेस चेंज हुई हैं, उनको उन्होंने कैसे जाना. अब इसके बारे में हम जानेंगे कि स्टोरी के फॉर्म में जो गिवन है. वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डेसिफरमेंट कम्स फ्रॉम इजिप्ट, a country in the North Africa, where there were kings and queens about 5,000 years ago. 5,000 साल की बात है, 5,000 साल पहले की बात है, जहाँ पे इजिप्ट में जो है एक किंग एंड क्वींस रहते थे. रोसेटा इज अ टाउन ऑफ द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट. इजिप्ट के नॉर्थ कोस्ट में रोसेटा एक टाउन है एंड जहाँ पे इंस्क्राइब्ड स्टोन फाइंड आउट किया गया है, which contain inscription in 3 different languages. जहाँ पे 3 different languages यूज करके inscription मिला है एंड स्क्रिप्ट है ना, जिसमें ग्रीक एंड 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्शियन के 2 फॉर्म्स हैं, एक ग्रीक का है. अब क्या हुआ, स्कॉलर्स जो रीड कर सकते हैं, स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक फिगर्ड आउट द नेम्स ऑफ द किंग्स एंड क्वींस वर एनक्लोज इन द लिटिल फ्रेम. जो स्कॉलर्स ग्रीक को रीड कर सकते थे उनको उन्होंने अलग कर दिया, राइट. उसके बाद उन्होंने बोला, जिसको हम कार्टुके बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस हो, कॉल्ड कार्टुके. देन दे प्लेस द ग्रीक एंड इजिप्शियन साइन साइड बाय साइड. उसके बाद उन्होंने ग्रीक एंड इजिप्शियन साइन को साइड बाय साइड मतलब कि आइडेंटिफाई करते चले गए एंड साइड बाय साइड एंड आइडेंटिफाइड द साउंड फॉर विच द इजिप्शियन लेटर्स स्टूड. मतलब कि जो लेटर्स हैं एंड जो साउंड्स हैं जिनके लिए जो स्टैंड है उसके लिए वो अलग करते हुए चले गए. एज यू कैन सी, जैसे कि उन्होंने फिगर में दिखाया है, यहाँ पे एल फॉर लॉयन का दिखाया है, यहाँ पे फिर एक बर्ड का दिखाया है, इन सब चीज़ों का दिखाया है वो पिक्चर. तो इन्होंने साइड बाय साइड उसको अलग करते हुए चले गए. फिर क्या हुआ, उसके बाद जैसे कि लॉयन स्टूड फॉर एल, बर्ड फॉर ए. वंस दे नो द लेटर्स स्टूड फॉर, दे कुड रीड अदर इंस्क्रिप्शन एज वेल. तो बेसिक मैं ओवरव्यू देती हूँ आपको, कंक्लूजन. इनका कहने का मतलब है कि जिनको जो चीज़ें पता थी, जिसको ग्रीक पता था, उन्होंने उसको सारी चीज़ें इकट्ठा करी लेटर का एंड पिक्चर के साथ. एंड जिसको इजिप्शियन का बारे में पता था उन्होंने उसको रीड किया एंड वो लेटर्स के फॉर्म में यूज़ किया. अब 2 बॉक्स हो गए. अब क्या है, जो चीज़ें मैच कर रही हैं, समझ गए कि अच्छा ये चीज़ें इन्होंने इसके लिए यूज़ करी थी. जैसे यहाँ पे बर्ड के लिए ए यूज़ किया है, लॉयन के लिए यहाँ पे इन्होंने एल यूज़ किया है. तो फिर उसको फ्रेम करते चले गए. इससे उनको इंस्क्रिप्शन के बारे में जानने को मिला. अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप एक बार रीड कर सकते हैं. वैसे भी आपको एक बार इसको बुक को रीड करना है, फिर अच्छे से पढ़ना है, समझना है. तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1. आई होप आप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा क्लियरली. ये मेरा फर्स्ट वीडियो था SST से रिलेटेड. अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी. एंड मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं. अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं ऐसे फ़ोन से बता रही हूँ, बट मे बी कुछ टाइम में मैं जो है आपको PDF के थ्रू पढ़ाऊँ.
बट अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। तब तक बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।